जय हिंद एवरीवन। तो इस क्लास में यार हम लोग ग्रेविटेशन के ऊपर एनटीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को समझेंगे। जो जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होंगे तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। और जो भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आए आपको, प्लीज उसे कमेंट करना, भैया ये चीज नहीं समझ में आई है, प्लीज एक्सप्लेन इट, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सारे लोगों का काम यार फटाफट से लाइक कर दो, उसके बाद आगे की कहानी शुरू करते हैं। अभी तक जो बच्चे यार टेस्ट सीरीज में नहीं इनरोल कर पाए हैं अपने आप को, लास्ट टाइम है आपका। लास्ट टाइम में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड चीज होती है, वो आपकी टेस्ट ही होती है। मैं जरूरी नहीं कि आप यहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो यार, आप कहीं से भी, बस लास्ट टाइम में जो रिक्वायरमेंट है आपकी प्रिपरेशन की, वो क्या है, आपकी टेस्ट सीरीज है या फिर सैंपल पेपर्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। सैंपल पेपर्स हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई। बोर्ड की बात रही तो बोर्ड के लिए भी आपकी सफलता सीरीज है, सफलता टेस्ट सीरीज है। और एनटीएससी की बात रही तो एनटीएससी के लिए भी है। अब कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं इसको, तो रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। वहां पे जाने के बाद आप सेक्शन एनटीएससी चूज कर लेना। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे आपको बाकी की सारी चीजें दिख जाएंगी। टेस्ट सीरीज आपका एनटीएससी के लिए वहां पे अवेलेबल है, फ्री 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 बच्चे बोलते रहते हैं, तो 2 फ्री टेस्ट भी आपके अवेलेबल है, तो पहले उन्हें दे दो, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलना। तो 2 फ्री टेस्ट है, पहले उनको अटेम्प्ट कर लेना। अगर तुम्हें मजा आए, तुम्हें फील आए, तब जाके आगे की चीजें कर लेना। ये 399 हो चुका है अब इसका प्राइस, तो आप 399 में इसको वहां से एक्सेस कर सकते हैं आप। प्यारा सा काम है आपका, ठीक है। इसके बाद हमारी जो टॉपिक है भाई वो ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन बेसिकली शुरू से ही बात करते हैं। तो बेसिकली देखो, न्यूटन सर ने ही सारी चीजें भाई यहाँ से स्टार्ट करी है। उन्होंने मैकेनिक्स के लिए ही न्यूटन सर को जाना जाता है पूरी की पूरी। बट यहाँ पे मेजर रोल जो उनका आता है ग्रेविटेशन में, दैट इज आपका न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, वो भी आपने पढ़ रखे हैं। बट ग्रेविटी का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट आया है वो वहीं से आया है कि एक सेब उनके सर पे गिरा और उन्होंने सोचा, है ना, कि क्यों ये नीचे ही गिरा, क्यों ऊपर नहीं गया। हम होते तो जनरली सोचते भाई चलो गिर गया, खा लेते हैं, खत्म करो बात। लेकिन वहां से जो पहला लॉ इस चैप्टर में आता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो क्या आता है भाई, पहली चीज कि कभी भी 2 बॉडी है m मास की, अगर एक m1 मास की है, एक m2 मास की है, तो अगर दोनों d डिस्टेंस पे रखी है तो दोनों एक दूसरे को किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट करती होंगी। अट्रैक्ट अट्रैक्ट, ठीक है। तो वो कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो जो फोर्स है वो हमेशा किस नेचर का होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। उसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो वो क्या होगा, कैपिटल जी इंटू m1 मास m2 मास अपॉन का दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, वेयर m1 is mass of first body and m2 is mass of second body and d is the distance between both bodies। क्लियर। और जी क्या है, तो भैया जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, भैया ये क्या होता है, तो सिंपल सी बात है भाई, ये कांस्टेंट है। ये कहीं पे भी ले जाओगे, इसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। तो यहां से थोड़ी सी दिमाग रख लेना कि आपको वैल्यू के साथ साथ, ठीक है, वैल्यू तो याद रखनी है, इस वैल्यू के साथ साथ क्या याद रखना है आपको, यूनिट भी थोड़ी सी याद रखनी है। याद कर लो, अच्छी बात है। ना याद कर पाओ तो भाई इधर से निकाल सकते हो, तुम्हारे पास फंडा है। फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, ये उधर मल्टीप्लाई कर लोगे, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और ये m1 m2 दोनों केजी है, तो ये क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर, इधर क्या बच जाएगा, जी बच जाएगा। मजा आया, चलो बढ़िया बात, आगे चलते हैं भाई। तो ये कहानी रही उसके बीच की। अब बात करते हैं भाई, ये कोई 2 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं डी डिस्टेंस पे, ठीक है, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसके बीच में कोई तीसरा ऑब्जेक्ट लाते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इसी की बात हम कर रहे थे लेक्चर में, बट हमारा सेशन एंड हो चुका था। बट यहाँ पे देख लो, ये रहा भाई, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये क्या करेगा, इसको फर्दर, अब ये दोनों एक सिस्टम बन गए, जैसे हमने प्रीवियस सिस्टम देखा था। ये वाला बी वाला बॉडी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये क्या करेगा, एफ बी से खींचेगा इसे, ये क्या करेगा, एफ सी से खींचेगा एक दूसरे को। और आपको पता है एफ बी मस्ट बी इक्वल टू एफ सी होता है ग्रेविटी के ग्रेविटेशन चैप्टर में, कि कभी भी 2 बॉडी एक दूसरे को खींच रहे हैं तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से एक दूसरे को खींचते हैं। क्लियर। अगर वो उसे एफ फोर्स से खींच रहा है तो आप बोलेंगे वो भी उस पर एफ फोर्स ही लगा रहा होगा। क्लियर। चलिए आगे। वैसे ही ये क्या है, ए है, तो ये भी इसको खींचना चाहेगा एफ ए फोर्स से, और ये भी इसको खींचना चाहेगा एफ सी फोर्स से। वो दूसरा फोर्स है एफ सी, ये दूसरा फोर्स है। क्लियर। ये दोनों इन दोनों के बीच का इंडिविजुअल फोर्स है।
तो यहाँ पे भी क्या होगा, एफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ सी, इस केस का होगा ये C2 कर लो, यहाँ C1 कर लो। दोनों का केस अलग होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ अलग होगी, ये x डिस्टेंस हो सकती है, ये d माइनस एक्स हो सकती है, जो टोटल दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी, d थी। ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी, d थी, और ये अगर x हो गई तो ये वाली प्यारी सी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d माइनस एक्स। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये क्या करेगा, इधर खींच लेगा, और ये वाला क्या करेगा, इधर खींचेगा। तो कोई ना कोई एक पोजीशन होगी जहां पे ये एफ ए, जितने फोर्स से ये ए वाली बॉडी इसको इधर खींच रही है, उतने ही फोर्स से ये वाली बॉडी भी इधर खींच सकती है। तो मतलब हम कोई एक ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रखेंगे किसी एक पोजीशन पे, वो क्या होगी, रेस्ट में होगी, उसके ऊपर टोटल फोर्स क्या लगेगा, जीरो लग रहा होगा। नेट फोर्स जो हमने कल देखा था कि नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, वो जीरो लग रहा होगा, और वो पोजीशन क्या होगी, इन बिटवीन द बॉडी। इसके बेस्ड प्रॉब्लम आपसे पूछा गया है, और वो कैसे निकालते हैं इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स में सीखेंगे। क्लियर। तो ये रही बात। अब इसके बाद कुछ चीजें आती है भाई, ग्रेविटी की बात आती है कि अगर आपने बोला भाई क्या है, Gm1 m2 अपॉन का r स्क्वायर, मान लो ये अर्थ है आपका, अर्थ पे h हाइट ऊपर आप, ठीक है, h हाइट ऊपर आपकी कोई बॉडी है, तो इस पे ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, mg लगता है। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, आज भी वही पढ़ेंगे, उसमें कोई अलग नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ ये अर्थ का मास me है और इस बॉडी का मास m है, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ये कुछ लग रहा होगा Fg, वो क्या लग रहा हो, Gme इंटू m लग रहा होगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर लग रहा होगा। क्लियर। बट ये क्या है भाई, मैं बोल रहा हूँ ग्रेविटी फोर्स इस तरीके से भी दिखा सकता हूं मैं, नीचे की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है और वो ये लग रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ ये कट गया, ये कट गया, दैट इज m का मास कट गया, जो g की वैल्यू आई यहां से, g मतलब एक्सेलरेशन, ये मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो यहां से भी मुझे पता है कंफ्यूज हो गए हो, मैं भी थोड़ा सा हो गया हूं, तो मैं इसको अगेन समझाता हूं। क्लियर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यहां पे मान लो तुम्हारी अर्थ थी, ठीक है, यहां पे क्या थी, तुम्हारी अर्थ थी। अर्थ के ऊपर तुम क्या कर रहे हो, जी ग्रेविटी से फॉल कर रहे हो। सब भूल जाओ, जो पीछे था सब भूल जाओ। जी ग्रेविटी से फॉल कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं इसका मास अर्थ का m ही है, इसका छोटा सा मास m है। तो दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कुछ फोर्स लग रहा होगा, वो क्या होगा, वो होगा g इंटू एम ई इंटू एम अपॉन का दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो d का स्क्वायर, मान लेते हैं d है, कुछ हमें नहीं पता अभी, r प्लस h नहीं ले रहे हम, अर्थ रेडियस नहीं, मान ले रहे हैं नेट डिस्टेंस d है। क्लियर, खत्म कहानी। चलो बहुत ही अच्छी बात है। अब लेकिन हमें पता है ये नीचे टोटल गिर रही है, एक ही फोर्स नीचे लग रहा है, वो भी mg लग रहा है, और नीचे एक ही फोर्स से वो गिर भी रही है, और जब भी अर्थ खींचेगी उसे तो नीचे ही खींचेगी अपने अर्थ वाले फोर्स से, Fe से। तो मैं बोल रहा हूं एक ही फोर्स नीचे खिल रहा है, वो भी क्या लग रहा है, मेरे हिसाब से mg लग रहा है। तो मैं बोलूंगा यही फोर्स जो me इंटू एम अपॉन का डी स्क्वायर है, यही क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटी की तरह लग रहा होगा, मास इंटू ग्रेविटी की तरह, बिल्कुल। तो ये mm कैंसिल आउट हो गया, मतलब अर्थ के फोर्स के कारण, अर्थ जिस फोर्स से खींच रहा है उसके कारण जो ग्रेविटी, ग्रेविटी इन द सेंस जो एक्सेलरेशन उस बॉडी को मिल रही, जैसे मैं पेन यहां से अगर गिराऊं तो ये नीचे गिर रही है, किसी ना किसी एक्सेलरेशन से गिरती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जी से बोलते हैं। अब वो निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों आती है, क्योंकि अर्थ इस पेन को अपनी तरफ खींच रही है F फोर्स से, और वो F फोर्स क्या है, ये है। तो F फोर्स से खींच रही है, तो उसके द्वारा वो एक्सेलरेशन कितना जनरेट कर पा रही होगी, वो क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम g से दिखाते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है, Gme अपॉन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर बेसिकली देखो अर्थ की रेडियस क्या होती है, लगभग re, और मान लो आप यहाँ हो h, तो टोटल ये re प्लस का h का स्क्वायर हमें बोलना चाहिए, बट r की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, और मान लो आप हो 1-2 मीटर हाइट पे, तो ये इग्नोर कर सकते हो आप कि 6400 किलोमीटर में 1 मीटर जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो g की वैल्यू क्या होती है, दैट इज Gme अपॉन का r स्क्वायर, जब आप सरफेस पे हो, और h क्या हो, बहुत ही छोटा हो आपका r से। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। अब इसके ऊपर आगे बात करते हैं। मान लो अगर सरफेस पे बहुत ऊपर चले गए, लगभग रेडियस के बराबर गए, तब ये रहा अर्थ आपका, ठीक है, ऐसा दिखता नहीं है बट यहाँ मान लो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, मान लेते हैं ये h है, कुछ h सिमिलर या फिर कंपेरेबल टू re है, तब तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तब h हाइट पे ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ क्या होगी, एट h हाइट, है ना, यहाँ पे लिख लो एट h हाइट ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ क्या होगी, तो वो होगी g ऑफ me अपॉन का re प्लस का h का स्क्वायर। जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपको क्या करनी है, नेट डिस्टेंस ऐड कर देनी, ऊपर गए नेट डिस्टेंस ऐड कर लो, बस यही कहानी है।
सरफेस पे क्या होगी, अगर मैं बोलूंगा ये क्या है h हाइट पे एट सरफेस की अगर मैं बात करूंगा तो सरफेस पे यहां पूछी जा रही है h की वैल्यू क्या हो जाएगी सरफेस पे 0, तो g की वैल्यू सरफेस पे क्या हो जाएगी बेटा जी एम ई अपॉन का आर ई का स्क्वायर। क्लियर हुआ फंडा, क्लियर हुआ सबको, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है डेप्थ में। मान लो मैं अगर ये सेंटर है अपना, मैं यहां पे h हाइट अंदर आ जाता हूं, यहां पे मैं ग्रेविटी अगर पूछूं ये सरफेस से मैं h हाइट अंदर अगर आ जाता हूं तब क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट, नेट डिस्टेंस ही आपको लिखनी है अर्थ के सेंटर से, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी जी एम ई अपॉन आर ई माइनस का h का होल स्क्वायर। आपको जो ध्यान रखना वो यही रखना है बेसिकली, और आप जैसे ही इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम, तो ये जी एम ई अपॉन का मैं बोलूंगा आर में कॉमन ले लें रहा हूं तो आर ई का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 माइनस एच अपॉन आर ई हो जाएगा, और ये स्क्वायर मैं बोल रहा हूँ इसको ऊपर लेके जाता हूं मैं, तो ये g इज इक्वल टू जी डैश बोल रहा हूँ बेसिकली एट डेप्थ, ठीक है ये डेप्थ में है, एट डेप्थ किसी डेप्थ पे एच हाइट अगर आप अंदर आते हैं डेप्थ में, ठीक है हाइट नहीं डेप्थ, बेसिकली इसको क्या डी लिख लो, ये डेप्थ है, ठीक है डेप्थ है बेसिकली, आपको याद करने में भी आसानी होगी, हाइट वाला ऊपर वाला फॉर्मूला था ये डेप्थ वाला, तो ये जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर हो गया, और इटसेल्फ ये क्या है सरफेस पे ग्रेविटी, और ये जो वैल्यू आएगी 1 माइनस डी अपॉन आर ई का होल स्क्वायर का -2 आ जाएगा। क्यों -2 आएगा देख लो ध्यान से, क्यों -2 आ रहा है इसके ऊपर बात करो, ये नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो ये पावर क्या हो जाती है अपोजिट साइन बदल जाता है, और ये क्या है इटसेल्फ जी है जो सरफेस पे वैल्यू होती है, ये जी एट सरफेस हो गई इनटू 1 माइनस ये कहा जाएगा यहां आ जाएगा दैट इज 1 प्लस 2 डी बाई आर ई, ये बाइनोमियल फॉर्मूला है, आप जब 12th में जाएंगे तब पढ़ाया जाएगा, बट अगर डेप्थ में पूछा जाए एट डी डेप्थ मतलब अर्थ के डेप्थ में आपसे पूछा जाए डी डेप्थ पे, तब ये क्या होगी ग्रेविटी की वैल्यू, और ग्रेविटी ये क्या है सरफेस पे जो कि 9.8, जो कि क्या होती है जी इज इक्वल टू 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होती है जनरली, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इक्वेटर का और पोल का, तो उसके बारे में भी हम यहाँ बात कर लेते हैं। अर्थ बेसिकली क्या होती है हमारी भाई इलिप्टिकल होती है, और ये सेंटर है, तो ये इलिप्टिकल में ये हाइट ये क्या है पोल है आरपी, और ये क्या है भाई ये वाले इसको हम बोलते हैं इक्वेटर आर ई। तो अगर जी की बात करो ग्रेविटी की भी बात करूं पोल पे और एक इक्वेटर पे, ये पोल पे है तो ये जी एम ई अपॉन का आरपी का स्क्वायर आएगा, और ये जी एट इक्वेटर क्या आएगा जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब देखो आर ई बड़ा है या आर पी बड़ा है, तो आप बोलेंगे आर ई जो इक्वेटर पे है वो लेंथ बड़ी है पोल वाली कम है, तो पोल वाली कम है तो जीपी भी क्या होगा बड़ा होगा इक्वेटर से, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इक्वेटर पे 9.9 होती है ग्रेविटी, और सॉरी पोल पे, और इक्वेटर पे कितनी होती है 9.8, तो ये पूछी जा सकती है, बेसिक फंडा है, इसको आप याद कर लेना। क्लियर, चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है दैट इज कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वुमेन वेइंग 15 kg, मतलब मास दे रखा है वुमेन का वो कितना है 50 kg, एंड हर चाइल्ड, ये मान लेते हैं वुमेन खड़ी है ये उसका चाइल्ड खड़ा है। क्लियर, छोटा बना देता हूं मैं, तो ये इसको कुछ F फोर्स से खींच रही होगी, ये भी इसके ऊपर कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही होगी F, जो ऊपर आपने देखा। क्लियर, चलिए आगे। इसके बाद इसका वेट कितना है 50 kg है, और इसका वेट कितना है 12 kg है, और दोनों कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो दोनों खड़े हैं 2 मीटर के डिस्टेंस पे। अब आपको जो ध्यान रखना है वो यहाँ पे फॉर्मूला जो आपके पास है वो क्या है F इज इक्वल टू जी m1 पहला मास होगा वो m2 मास को खींच रहा होगा f4 से, अगर दोनों के बीच की d डिस्टेंस है, लेकिन आप जब भी ये वैल्यू पुट करेंगे ये m में पुट करेंगे मीटर में पुट करेंगे, और ये दोनों वैल्यू जब भी आप पुट करेंगे वो kg में ही करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इन बातों का अगर ध्यान है तो फटाफट आपकी कहानी क्लियर है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जी की वैल्यू भी आप उसी के टर्म में कंसीडर करके चल रहे हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जब आप उसकी यूनिट केजी में लिए हो मीटर में लिए हो तो आपको डी की भी वैल्यू मीटर में रखनी है, एम की भी वैल्यू मीटर में रखनी है, सॉरी केजी में रखनी है। क्लियर, तो यहां पे मैं बोलता हूं F4 से खींच रहा होगा, यही फोर्स हमसे पूछा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं बोल रहा हूं ये जी एफ जी जो खींच रहा होगा, ठीक है वुमेन खींच रही है अपनी बेटी को, वो क्या फोर्स लगा रही होगी जी, इट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर
-11 से खींच रही होगी इनटू, और दोनों का मास क्या है, तो ये 50 है और ये क्या है, दैट इज 12 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो ये हो गया 3 हो गया, और एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये 10 हो जाएगा, और ये 15, और लगभग लगभग ये कितना आ जाएगा, 15 गुणे 6.67 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 इंटू 6.7, लगभग ये आएगा 100 के आसपास, ये 100 के पास आएगा। तो मैं इसको अगर 100 इंटू 10⁻⁻10 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 1.0 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। ठीक है, आपको बराबर नहीं, यहाँ पे देखो एग्जैक्ट 100 नहीं आएगा बट अप्रॉक्स 100 आएगा, तो हम आंसर के हिसाब से क्या जाएंगे, उसी पे जाएंगे। तो आप मार्किंग यहाँ पे करते चलेंगे, 1 मार्क अगर करेक्ट है आपका, और अगर इनकरेक्ट है तो 0 मार्किंग करते हुए चलेंगे, ताकि लास्ट में आपको स्कोर भी आपका पता चल सके। क्लियर बेटा? चलिए, पहला क्वेश्चन हो चुका है हमारे पास, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, द रेडियाई ऑफ टू प्लैनेट आर रेस्पेक्टिवली R1 एंड R2। दो प्लैनेट है आपके पास, एक की रेडियाई R1 है, दूसरे की क्या है, R2, एंड देयर डेंसिटीज आर ρ1 एंड ρ2। देखिए, ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट है, इसका रेडियस है R2, इसका रेडियस है R1, और इसकी डेंसिटी है कुछ ρ1 और इसकी डेंसिटी है कुछ ρ2। क्लियर? चलिए, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दियर सरफेस। अब मैं बोल रहा हूं कि कोई भी प्लैनेट है, अगर उसके सरफेस पे ग्रेविटी की बात करूंगा तो जी तो रहेगी ही, उस प्लैनेट का मास होना चाहिए, प्लैनेट का मास अपॉन उसकी रेडियस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए उसके सरफेस पे ग्रेविटी निकालने के लिए। ये हमारा फंडा है। क्लियर? किसी भी प्लेनेट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बोलोगे कि वो अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, बोल लो प्लेनेट है, क्योंकि कोई एक प्लेनेट होना चाहिए तभी वो क्या करेगा, ग्रेविटी एक्ट करेगा। तो कोई भी प्लेनेट अपने सरफेस पे या फिर हाइट पे किसी भी पोजीशन पे आपसे पूछा जाए तो आप ऊपर वाला फंडा लगा के निकाल लेंगे। लेकिन जो सबसे जरूरी बात कि सरफेस पे क्या होती है, तो जी इंटू मास ऑफ दैट प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, रो दे रखा है। रो क्या है, बेसिकली डेंसिटी है। क्या है, डेंसिटी है, और डेंसिटी के लिए हमने पढ़ रखा है डेंसिटी इज इक्वल टू, हमें मास चाहिए तो मास अपॉन का क्या, वॉल्यूम पढ़ रखा है। क्लियर? ये आपने पढ़ रखा है, पहले से पढ़ रखा है। अब मैं बोलूंगा मुझे उस प्लेनेट का मास चाहिए भाई, तो मैं क्या करूंगा, डेंसिटी लिख लूंगा, डेंसिटी लिख लूंगा इनटू उसका वॉल्यूम लिख लूंगा, तो वो हमें टोटल क्या दे देगा, मास ही दे देगा। खत्म, खत्म कहानी। क्लियर हुआ इतना? एक सेकंड में इसको छोटा कर दे रहा हूं, अब दिख रहा होगा। ठीक है, खत्म कहानी। क्लियर इतना फंडा कि भाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम पढ़ा था, और मुझे यहाँ फॉर्मूले में मास चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में कहीं मास नहीं गिवन है, डेंसिटी गिवन है। अब क्या करोगे भाई, अब तो मेरी कहानी फंस गई, पढ़ के आया था मैं मास, और मास का कॉन्सेप्ट यहाँ दे दिया डेंसिटी। अब क्या करूं भैया, अब क्या करूं? सिंपल, देखो जो मैं कर रहा हूं वही तुम भी करोगे, कुछ एक्स्ट्रा तुम करोगे नहीं, है ना? तुम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करोगे, मैं जो बता रहा हूं वही करो। तो यहां से मास निकालने के लिए क्या कर दोगे, डेंसिटी और उस प्लैनेट का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो। मैं बोलूंगा अगर मैं प्लैनेट 1 की बात करूं, डेंसिटी उसकी 1 ρ1 है, और वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई r1 का क्यूब, यही होती है उसकी वॉल्यूम। तो मैं बोलूंगा 4/3 इंटू पाई इंटू r1 का क्यूब। ये क्या हो गया, मास ऑफ फर्स्ट प्लैनेट। और दूसरे प्लैनेट की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ρ2 इंटू 4/3 पाई इंटू R2 का होल क्यूब। खत्म कहानी, खत्म। मजा आया, समझ आ गया? चलो आगे। अब देखो, अब यहाँ पे ग्रेविटी के लिए मैं बोलूंगा पहले की ग्रेविटी जो होगी वो क्या होगी, G इंटू 4/3 पाई R1 का क्यूब इंटू ρ1 अपॉन का R2 का R1 का होल स्क्वायर। तो ये एक क्यूब कट जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ ऊपर R1 बच जाएगा, और ये टोटल क्या आएगा, दैट इज 4/3 पाई जी, ये एक कांस्टेंट है बेसिकली, और R1 यहाँ पे ρ1 कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, R1 ρ1, ये आई क्या, G1, और G2 की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो ये भी सेम आएगी, 4/3 पाई जी ρ2 इंटू R2, ये आएगी। अब आपसे बोला गया है G1 अपॉन G2 कर लो, तो ये डिवाइड कर लो, ये टोटल टर्म कट जाएगा, बचेगा क्या, दैट इज बचेगा आपका ρ1 R1 अपॉन का ρ2 R2। तो जहां भी मिल जाए ρ1 R1, है ना, जहां मिल जाए वो सही है आपका,
वो सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज जो, नहीं फर्स्ट नहीं करेक्ट है भाई, फर्स्ट नहीं करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। करेक्ट ऑप्शन इज डी, R1 ρ1 अपॉन ρ2 R2। समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखो, जी आपको निकालने के लिए बेसिक पता है, जी इंटू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ दैट प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का स्क्वायर करोगे, ये किसी भी प्लैनेट के लिए उसके सरफेस पे ग्रेविटी देगी। अब हमें दिया क्या था? डेंसिटी दे रखा था, लेकिन हमें चाहिए फॉर्मूले में क्या? मास। तो मास निकालने के लिए हम डेंसिटी और मास का रिलेशन जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और मास क्या हो जाएगी? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, और ये ρ1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस वॉल्यूम में, ये क्या है? डेंसिटी है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ही मैंने कर रखा है, और वो क्या दे रही है यहाँ पे? मास दे रही है। अब यही मास हम कहाँ पुट कर देंगे? फॉर्मूले में पुट कर देंगे। रेडियस पता ही है आपको, क्लियर है? फंडा क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल्ड देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। 2019 केरला का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है, अगर ये आपका सेटअप मान लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में आप सेटअप बना के करेंगे तो आपका फायदा रहेगा। ये मान लीजिए m1 है, ये मान लेते हैं m2 है। मैं बोल रहा हूं दोनों के बीच का फोर्स लग रहा था पहले g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन का d का स्क्वायर। अब क्या बोला जा रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल्ड, मतलब एक यहां रख दिया गया है तो एक यहां रख दिया गया है, ये क्या हो गया है? 2d अब हो गया है। मास अभी भी सेम है, मास के बारे में कोई छेड़खानी नहीं हुई है, बस छेड़खानी की गई है तो किसके बारे में की गई है? वो है अपना प्यारा सा, दैट इज आपका डिस्टेंस। तो यहां से फोर्स आप निकाल लेंगे दोनों के बीच का, तो फोर्स क्या हो जाएगा? ये 2 F2 मान लेते हैं, ये F1 केस का। अगर इसकी बात करूंगा तो जी मास में कोई छेड़खानी नहीं है तो ऊपर वाली टर्म सेम आएगी, बट नीचे क्या आएगा? 2d का होल स्क्वायर। गलती यही होती है, गलती यही होती है, आप d की जगह क्या रखते हैं? 2d स्क्वायर रख देते हैं, लेकिन आप 2d का होल स्क्वायर करेंगे तो ये जी m1 m2 अपॉन का 4 का d स्क्वायर आएगा। क्लियर है? क्लियर है? फंडा क्लियर हुआ? अब आप देखेंगे तो ये 1/4 आ रही है। अगर आप F2 और F1 में रिलेशन देखेंगे तो F1, ठीक है, F2 की बात करूं मैं तो F2 क्या है? दैट इज, देखो यहां से तुम क्या करो, अलग करके देख लो, देखो कैसे। ये क्या है? सॉरी, मैं इसको क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा हटाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या है? बेसिकली आपका, अगर ऊपर में 1 लिख दूं तो 1/4 टाइम ऑफ, ये बाकी की क्वांटिटी क्या है आपकी? यही F1 ही तो है। ये 1/4 लिख दूं इनटू क्या हो जाएगा? F1 ही तो है, ये Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, F1 ही तो है। मतलब 1/4 घट गया है, समझे? मतलब फाइनल जो फोर्स है वो कितना है? सिर्फ पहले फोर्स का 25% ही है बचा हुआ है, बाकी का 75% क्या हो गया? कम हो गया। यहां पे कंफ्यूज मत होना। अब क्या बचा? 1/4 ही बचा। 1/4 क्या होता है? 25% होता है, ठीक है? 1/4 और इज ऑलवेज 125 बोलोगे कैसे? तो मैं बोल दे रहा हूं, यहाँ पे देख लो, 25/100 क्या होता है? ठीक है, 25/100 क्या होता है? 1/4 ही होता है। 1/4 इज लाइक 25%। मतलब पहले अगर F2 था जो कि 100% था, तो सॉरी F1 था जो 100% था, बाद में वो F2 हो गया, वो कितना रह गया? 25%। तो कुछ लोग डी मार जाएंगे, लेकिन डी विल बी रॉन्ग, आपका डिक्रीज्ड बाई 75%। मतलब 100% ये था, बाद में कितना बचा है? ये बचा है सिर्फ 25%, मतलब घटी कितनी? 75%। वैल्यू क्या हो गई है? घट गई है। तो क्वेश्चन में दम नहीं था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज में दम था। तो आपको यही करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाना है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स ऑफ मून। अब यहाँ पे चलो, ये रहा आपका अर्थ रहा, ये क्या है? आपकी अर्थ है। ये क्या है? आपका मून है। ये अगेन कहाँ का क्वेश्चन है? एनटीएससी 2017 दिल्ली का क्वेश्चन है। दिल्ली का लेवल देख लेंगे यहाँ से, कैसा लेवल होता है दिल्ली का। क्लियर? चलो आगे। मास ऑफ अर्थ यहाँ पे दे रखा है कि मास ऑफ अर्थ जो है वो 80 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून है। मैं जो दिया है पहले उसे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको भी यही काम करना है हर क्वेश्चन से पहले, कि जो आपको गिवन हो पहले उसे लिख लो कि भैया ये चीज गिवन है। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद क्या दिया है? डायमीटर, इट्स डायमीटर इज डबल ऑफ दैट ऑफ मून। और क्या दे रखा है? दैट इज रेडियस की भी कहानी बोलोगे या फिर डायमीटर ही बोल सकते हो। रेडियस ऑफ अर्थ इज ट्वाइस टाइम ऑफ रेडियस ऑफ मून। ये दो चीजें हमें दे रखी है। क्लियर फंडा? चलो इतनी बात क्लियर। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8। अगर मैं बोल रहा हूं कि g ड्यू टू अर्थ इज इक्वल टू 9.8,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखने की आदत डालिए, आपके लिए बढ़िया होगा। देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून विल बी। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जी एट अर्थ क्या होती है, मैं बोलूंगा जी मास ऑफ अर्थ अपॉन का रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर। और यहां पे दे रखा है ये क्या है, 9.8 हमें दे रखा है। अब मैं बोल रहा हूं अगर मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून में रिलेशन मुझे पता है तो मैं बोलूंगा जी ऑफ मून क्या होगी, वो होगी ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ मून अपॉन का मास रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ये क्या होगा बेसिकली, ये क्या होगा बेसिकली, अगर मैं बात करूं ये क्या होगा, तो सिंपल सा ये होगा ग्रेविटी ऑन मून। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन में मून के मास की अर्थ के मास की जगह मून के मास को रिप्लेस कर रहा हूं। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे, मैं यही इक्वेशन को रिप्लेस करने जा रहा हूं ग्रेविटी वाले अर्थ वाले को। यहां पे मैं लिख रहा हूं जी, अब मास ऑफ अर्थ के जगह 80 m लिख दे रहा हूं, 80 मास ऑफ मून। तो क्या कोई दिक्कत है आपको, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके बराबर है। और यहाँ पे आर ई क्या है, 2 ऑफ R1 RM, तो मैं यहाँ पे 2 ऑफ RM लिख दे रहा हूं। अभी भी कोई दिक्कत है क्या आपको, बोलेंगे नहीं दिक्कत नहीं, अगर बोलोगे दिक्कत तो बड़ी मार खाओगे। क्लियर। अब क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे कि भाई ये आप क्या करो, जी एम मास ऑफ मून अपॉन का रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, और इसको इधर भेज देता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 9.8 अपॉन का क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। देख लो यहाँ पे, इसको इरेज कर देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा नहीं दिख रहा आपको, मुझे पता है वो बात। ये क्या हो जाएगा, जी मास ऑफ मून अपॉन का क्या रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, नीचे क्या था 4 था, तो 4 इधर चला जाएगा इंटू 9.8 तो था ही, अपॉन क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। इतनी कहानी अगर क्लियर है तो अभी लिखो यस, नहीं क्लियर है तो नो लिख दो। इतनी कहानी अगर क्लियर है तो यस लिख दो, नहीं क्लियर है तो भैया बोल दो नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए, देख लीजिए आप फिर से। ये 2 का स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा 4 का RM का स्क्वायर, और ये 4 मैंने क्या कर दिया है उधर, यहाँ पे यहाँ से 4 ट्रांसफर कर दिया है यहाँ। क्लियर, चलिए इतनी बात क्लियर है आपको। आगे अब ऊपर क्या था 80 था, मैंने 80 को क्या किया है यहाँ से इस 80 को नीचे भेज दिया है जो यहाँ के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आप इसको काटने की कोशिश करेंगे 20 आ जाएगा, और ये 20 क्या हो जाएगा दैट इज 0 पॉइंट, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये 0.4 और 9 के आसपास आपका आएगा वैल्यू, जो कि अर्थ मून पे होगी। आप कहेंगे ये कैसे, क्योंकि ये वाली वैल्यू अगर कंपेयर करो आप, ये वाली वैल्यू कंपेयर करो आप, तो ये क्या है मून वाला ही तो है, मून वाला ही तो है। और ये क्या आ रही है 0.49 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। पहले वैल्यूज लिखो, फिर जी ड्यू टू अर्थ क्या होता है फार्मूला लिख लो, जी ड्यू टू मून क्या होगा वो फार्मूला लिख लो, फिर अर्थ वाले में जो हमें रिलेशन पता है कि मास ऑफ अर्थ क्या होगा 80 mm, तो मैं मास ऑफ अर्थ की जगह 80 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून यहाँ रिप्लेस कर दिया हूं। और रेडियस मुझे पता है, रेडियस ऑफ अर्थ इज ट्वाइस टाइम ऑफ रेडियस ऑफ मून, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया हूं मैं रेडियस। बस मैं क्या कर रहा हूं, बाकी इधर 9.8 ये वैल्यू हमें गिवन ही थी, मैं बस इधर से वैल्यूज निकाल के जो कांस्टेंट है इधर भेज दे रहा हूं। बाकी का टर्म बचा है क्या, वो जी ड्यू टू मून ही बच के आ रहा है, और वही हमें निकालना था, और वो निकल के आ गई 0.49, और वो कौन सी आंसर है, आंसर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। मजा आया। ग्रेविटी के थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं सोचने वाले, अगर सोच पाओगे आप तो कर ले जाओगे। चलो, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज 8 लाइट ईयर, नहीं ये उससे भी ज्यादा होती है आई होप, और एस्ट्रोनॉमिकल ईयर ही आप इस यूनिट ही इस तरीके से डिफाइन होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ये दोनों गलत है। क्लियर, चलिए आइए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल, चलिए फिर से ये क्वेश्चन है, राजस्थान 2019 में पूछा हुआ, कैसे करेंगे। मास आप बना लेंगे, ये m1 मास है, ये m2 मास है, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। पहला केस मान लेते हैं तो दोनों के बीच का फोर्स भी क्या होगा Gm1 m2 अपॉन का d स्क्वायर। जितना आप प्यारे तरीके से लिखेंगे पहले केस को, उतना ही आप ज्यादा बढ़िया तरीके से अगले केस में आप परफॉर्म करेंगे। क्लियर, चलिए इसके बाद इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल, आप क्या कर रहे हैं, आप दोनों को और लंबी दूरी पे रख दे रहे हैं, मतलब डिस्टेंस बढ़ा दिए, देन है ना बिटवीन टू मासेस इज डबल, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। वही वाली कहानी है जो हमने ऊपर देखा था, सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया है, सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया है, बट वहां पे कितने से डिक्रीज हुआ था ये पूछा था, बट यहाँ पे कितने से है ना कितने टाइम्स हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। ये F1 पहले केस में है, अगर मैं F2 की बात करूं दूसरे केस की, तो बोलेंगे G
मास में कोई छेड़खानी नहीं हुई है और ये क्या हो गया है 2d का होल का स्क्वायर, और ये क्या आएगा यहाँ सॉल्व में अगर करता हूं तो जी m1 m2 अपॉन का 4 इंटू डी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि भाई ये वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे भैया यही तो है वैल्यू, तो आप लिख लीजिए 1/4 टाइम्स ऑफ f1 मस्ट बी इक्वल टू f2। जो हमारी फाइनल वैल्यू आई है वो कितनी है 1/4 टाइम्स, तो 1/4 टाइम्स आएगी हमारी फाइनल वैल्यू। क्लिक हुआ? बहुत ही आसानी से मैंने यहाँ किया है, आप भी इतनी ही आसानी से एग्जाम में करेंगे। क्लियर? थोड़ा सा आप दिमाग अपना यूज करिए। चलिए आगे आते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आइए। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो मेक श्योर कि मेरी अटेम्प्ट देखने से पहले अपना अटेम्प्ट आप करें, ठीक है? मेक श्योर कि आप अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है? भूत आ रहा है मेरे स्क्रीन पे तो काला हो जा रहा है स्क्रीन। मेक श्योर कि आप अपना अटेम्प्ट करें, ओन अटेम्प्ट, है ना? वो आपकी बताएगा कि आप कहाँ हैं, आप क्या लाइक कर रहे हैं, आपको कितना आता है। मेरा देखने से या फिर कुछ भी करने से मजा नहीं आएगा आपको, प्लीज आप अपना करें। एक सेकेंड रुक जाओ, सॉरी, ठीक है? आप प्लीज अपना अटेम्प्ट करिए, मेरा मत देखिएगा आप। चलिए आगे। टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मासेस 2 kg एंड 4 kg रिस्पेक्टिवली आर सेपरेटेड बाय द 2 मीटर। चलिए, ये मास अपना रहा 2 kg और ये मास रहा अपना 4 kg, और दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है दैट इज 2 मीटर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको समझा। अब आगे क्या बोला जा रहा है, वेयर शुड अ बॉडी ऑफ मास 1 kg बी प्लेस्ड सो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस बॉडी ड्यू टू ए एंड बी इज 0। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन, और तमिलनाडु में पूछा हुआ है 2018 में, इस बार भी पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर इसको जरूर ध्यान से देखो आप। चलो, मैं बोल रहा हूं भाई बीच में ही इंसर्ट करूंगा, बिल्कुल मैं बीच में ही इंसर्ट करूंगा, और कहीं इंसर्ट करने का ऑप्शन नहीं मेरे पास। क्लियर? तो मैं बोल रहा हूं ये A है और ये B है और ये बॉडी C है, तो A क्या करेगा, इसे किसी A फोर्स से खींचेगा, और वो मान लेता हूं इसके बीच का, मैं अब देखो इस ऐसे केसेस में आपको क्या करना पड़ता है, एक डिस्टेंस माननी पड़ेगी, दूसरी डिस्टेंस आपको अपने आप निकल के आती है। ये मान लेता हूं मैं अगर x है, तो ये दूसरी वाली टोटल ये क्या थी भाई 2 मीटर थी, और अगर ये x है तो ये क्या होगी 2 - x होगी। बिल्कुल, ये कौन से डिस्टेंस है 2 - x। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब हमें डिस्टेंस भी दोनों के बीच की पता चल गई। A और C के बीच की डिस्टेंस अगर x मान लेता हूं कि मैं x डिस्टेंस पे रख रहा हूं A से, ठीक है? आप जो x की वैल्यू निकलेगी वो कहां से निकल के आएगी A से, तो ध्यान रखना कि A से x डिस्टेंस पे हम C को रखेंगे तो वो FA फोर्स से खींचेगा, ये FB फोर्स से खींचेगा, और x क्या है वेरिएबल है, x कुछ भी हो सकता है, और वही हमें निकालना है कि कौन सी ऐसी जगह होगी जिधर अगर FB से इधर से खींच रहा होगा और FA से इधर खींच रहा होगा, तो FA मस्ट बी इक्वल टू FA होगा, FB होगा, तभी नेट फोर्स क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि ये अगर पेन है, मैं इधर से खींचूं और इधर से खींचूं, नेट फोर्स 0 कब होगा, जब दोनों तरफ बराबर फोर्स से खींचा जा रहा होगा, ना वो इधर जा रही होगी ना इधर जा रही होगी। अगर किसी एक डायरेक्शन में जा रही होगी मतलब नेट फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, वो इधर मूव कर रही है। क्लियर? तो ये नेट फोर्स होने के लिए क्या कंडीशन है भाई, जो B इस पे फोर्स लगाए FB और ये A जो इस पे फोर्स लगाए FA, दोनों मस्ट भी इक्वल होने चाहिए उस पोजीशन पे, और वही पोजीशन हमें निकालनी है। तो बारी बारी FA बोलता हूं मैं, FA क्या होगा, जो FA किस फोर्स से खींच रहा होगा, तो मैं बोलूंगा G मास ऑफ A इनटू मास ऑफ दैट बॉडी। जो बॉडी आपको गिवन है, मान लेते हैं इसका मास MB है, गिवन है, उसको हम अभी प्लेस कर लेंगे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है x²। ये पहली इक्वेशन। और FB की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा GMB मास ऑफ बॉडी दिस, ठीक है? ये इसको कर लेते हैं C, ठीक है? C कर लीजिए आप, ज्यादा सही होगा क्योंकि B ऑलरेडी हमारे पास है। मास ऑफ C अपॉन का 2 - का x का स्क्वायर, ये क्या हो गया दूसरी इक्वेशन। और हमें करना क्या है, FA मस्ट बी इक्वल टू FB कर देंगे, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए यहाँ करके देख लेते हैं, चलिए भाई यहाँ पे करके देख लेते हैं। हमें करना क्या है बेसिकली, FA मस्ट बी इक्वल टू FB, तभी आपका नेट फोर्स क्या होगा। क्यों हम कर रहे हैं ये, क्योंकि हमें नेट फोर्स क्या करना है 0 करना है। और नेट फोर्स होता क्या है, यहाँ पे लिख लो, F नेट क्या होगा, अगर ये इधर खींच रहा है FB से और इधर अपोजिट में खींच रहा है FA से, और ये 0 होना चाहिए, तभी क्या होगा FB मस्ट इक्वल टू FA, यही यहाँ से आएगा। क्लियर? यहाँ से यही आने वाला है, यही हमें हमारे यूज का भी है। चलो यहाँ पे कर लो, G इंटू MA क्या है, दैट इज मास ऑफ A, और वो क्या है 2 kg।
2 kg इंटू मास ऑफ c अपॉन का दोनों के बीच के डिस्टेंस x स्क्वायर है और ये क्या है g इंटू मास ऑफ दिस बॉडी क्या है 4 kg इंटू मास ऑफ c क्लियर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 2 माइनस का x स्क्वायर और ये कटोगे तो ये कट जाएगा g ये mc कट गया और ये 2 से क्या कट जाएगा 2 टाइम से कट जाएगा। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा देखते हैं। मैं क्या करता हूं भाई ये 2x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यही निकल के आएगा। आप इसको इधर भेज दो इसको क्या करो इधर भेज दो यही निकल के आएगा। मैं अंडर रूट ले लेता हूं दोनों तरफ तो स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा यह आ जाएगा रूट 2x मस्ट बी इक्वल टू 2 माइनस का x क्लियर। और यहां से अगर देखूंगा x की वैल्यू तो आएगी 2 अपॉन ठीक है 2 अपॉन 1 प्लस 1.14 है ना यही तो होता है 1.41 ये क्यों 1 प्लस रूट 2 आ जाएगा क्लियर। इसको देख लो कैसे आएगा यहाँ पे जैसे ही ये वाला x क्या जाएगा इधर जाएगा ये वाला x कहाँ जाएगा इधर जाएगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे और x कॉमन ले लेंगे। आप देख लो यहाँ पे रूट 2 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा x कॉमन इधर क्या जाएगा 2 तो x की वैल्यू 2 अपॉन रूट 2 प्लस का 1 आ जाएगा और ये लगभग 1.4 के आसपास आता है तो x आएगा 0.83 मीटर आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी 0.83। आप जब इसको डिवाइड करेंगे 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1 ये आप वैल्यू कर लेना 1.414 प्लस का 1 दैट इज 2.4 2 बाई 2.4 कर लेना आपको वैल्यू मिल जाएगी आपकी क्लियर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कैलकुलेशन पार्ट तो आपका मैथ का है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तब नहीं समझ में आया कमेंट कर देना कि भैया ये चीज नहीं समझ में आई आप किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लो आप समझा दो। तो जो चीज ना समझ में आए प्लीज उसे बताते चले हम किसी दिन एक दिन एक्स्ट्रा लाइव आके सेशन ले लेंगे उस पर आपको चीजें बता देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है तेलंगाना में पूछा हुआ है 2019 में द स्फेरिकल बॉल एक सेकेंड भाई चलिए हाँ एक सेकेंड रुक जाओ। आई होप यार थोड़ी सी इसमें एरर आ गई है केबल में ठीक है। तो चलो ये रहा परफेक्ट हाँ चलो क्लियर। टू स्फेरिकल बॉल मास 10 kg आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपास। दो मास है ये भी 10 kg रखा है ये भी क्या है 10 kg ही रखा हुआ है दोनों 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। ये हमारा क्वेश्चन हमसे कहने की कोशिश कर रहा है। देन द ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है आपको। इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आप बोलेंगे 6.67 सॉरी हमें आंसर के ऊपर ध्यान देंगे तो जी के टर्म में ही पूछा है तो जी की वैल्यू आपको निकालनी ही नहीं है। मास इनका भी 10 kg है और इनका भी क्या है 10 kg है अपन दोनों के बीच के डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। इसको क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। बस क्वेश्चन आपसे यही कराना चाहता था कि आपको 10 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कराना चाहता था और ये क्या होगी 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 क्लियर। बस इतना आपको क्वेश्चन में करना था। इसके बाद की क्वेश्चन आपकी पूरी क्लियर है। ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और ये भी 100 आ जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे तो g इंटू 100 आ जाएगा नहीं 10 टू द पावर 4 आ जाएगा। क्यों देख ले तो भाई स्टेप स्टेप करके देख लो। g इंटू 10 टू द पावर 4 आएगा कैसे यहाँ पे जब आएगा ये g आ जाएगा ऊपर ये कट चुका है चलो मैं काट भी नहीं रहा हूँ g इंटू 100 कर लो ये 10 का स्क्वायर तो ये 100 आ गया और ये 10 टू द पावर माइनस 4 आ गया। ये 100 कैंसिल आउट ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस का 4 हो जाएगा और यहीं से f की वैल्यू क्या आ जाएगी g इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। मजा आया प्यारा सा क्वेश्चन g इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही है बी वाला सही है भाई और कौन सा सही होगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे आओ और ये थोड़ा सा एसएचएम बेस्ड क्वेश्चन है। एसएचएम भी मैंने इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो लगभग पेंडुलम पे ही पूछे जाते हैं कि भाई अगर कोई भी पेंडुलम है एल लेंथ की मास इसका अगर एम है तो ये एल लेंथ की अगर इसकी स्ट्रिंग है तो इसकी टाइम पीरियड आपने पढ़ा होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होती है और ये क्या होती है एल पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे ही डिपेंड करती है। तो टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है ये क्या है अगर ऑक्सीलेट कर रही है ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट आपने सिंपल पेंडुलम वो घड़ी देखी होगी ना ऐसे ऐसे तो वो एक बार इधर जाती है एक बार इधर जाती है तो कंप्लीट मोशन में कितना टाइम लेती है उसे हम क्या बोलते हैं एक कंप्लीट मोशन में जाना और एक कंप्लीट आना उसमें जो टाइम लेती है दैट इज जो टाइम पीरियड। और वो किस पे डिपेंड करता है वो जितनी लेंथ आप स्ट्रिंग की लोगे ये जितनी रस्सी बड़ी लटकाओगे उस पर डिपेंड करता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी मतलब टाइम पीरियड किस पे डिपेंडेंट है दैट इज योर एल और जी पे डिपेंडेंट है
तो यहां से हमें ग्राफ किसके किसके बीच का दिया है, टी स्क्वायर और एल स्क्वायर का। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर अपॉन जी, ये कांस्टेंट है बेसिकली, इंटू एल। तो बेसिकली यहां से अगर देखोगे रिलेशन, ये क्या है, कांस्टेंट है पूरा, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आ रहा है। तो ग्राफ बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मतलब भाई, टी स्क्वायर जैसे बढ़ेगा, टी स्क्वायर जैसे बढ़ेगा वैसे ही आपका क्या बढ़ेगा, एल भी बढ़ेगा। टी नहीं, टी स्क्वायर। टी की बात करोगे तो जस्ट अपोजिट रिलेशन हो जाएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। बट यहाँ पे पैराबोलिक ग्राफ हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर टी स्क्वायर तो शायद ये वाला ग्राफ बनेगा, थर्ड वाला। टी स्क्वायर में मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ, ये चौथा ग्राफ बनेगा, टी स्क्वायर पे अगर आप बात करेंगे तो चौथा बनेगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे काफी लंबी तेजी से आपका ग्राफ इंक्रीज करने लगेगा। क्लियर, चलो तो ये रही अपनी कहानी इसकी। और इसके बाद यूनिट देखो पूछा हुआ है, राजस्थान वालों ने पूछ रखा है आपसे यूनिट। और यूनिट निकालने के लिए पहले तो फोर्स पता होना चाहिए, जी m1 m2 अपॉन का डी स्क्वायर। मैं बोल रहा हूं आपको याद नहीं, चलो अच्छी बात है, ठीक है। जी का निकालना है, मैं बोल रहा हूं जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास का m1 इंटू मास का m2। ये यहां से मैंने क्या किया है, नीचे भेज दिया, इनको क्या कर दिया, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं बोल रहा हूं फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। डिस्टेंस की क्या होती है, स्क्वायर मीटर होती है, और दो है तो स्क्वायर हो जाएगी। मास की भी एक होती है बट दो है तो क्या हो जाएगी, स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ही क्या है आपकी यूनिट। कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। निकालो, ठीक है, आपको याद नहीं रखना है, अगर याद नहीं रख पा रहे हो तो निकाल लो। क्लियर, चलो आगे आ जाओ भाई, अगली प्रॉब्लम पे आओ। If the distance between Earth and Moon is increased by 6 times, then the force of gravitation between both will be। अब देखो पहले क्या है भाई, ये है अर्थ है, ये क्या है, मून है। ये पहले डिस्टेंस मान लो डी है, मैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाता हूं। ये क्या है, जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून अपॉन का दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मैं बोल रहा हूँ दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा के आप 6d कर दे रहे, ये दोनों क्या हो गए, अब दोनों 6d के डिस्टेंस पे हो गए। तो फोर्स भी क्या लग जाएगा, जी मास ऑफ मून मास ऑफ अर्थ, इसमें कोई चेंज नहीं किए, मास ऑफ मून तो बढ़ाओगे नहीं। तो ये 6d दोनों के बीच के फाइनल डिस्टेंस अपॉन का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, जी एम ई एम एम अपॉन का टी स्क्वायर इंटू 36। और ये वाला फॉर्मूला क्या है, इनिशियल फॉर्मूला। तो जो फाइनल फॉर्मूला आया है एफ फाइनल विल बी 1/36 टाइम ऑफ एफ ऑफ इनिशियल। क्लियर, तो मतलब 1/36 टाइम क्या हो गया है, डिक्रीज कर गया है बेसिकली, ठीक है, डिक्रीज किया है ना कि इंक्रीज। पहले क्या था, एफ था, ये था, अब इसमें बटा 36 हो गया। किसी चीज को आप डिवाइड कर रहे हो तो उसको कम कर रहे हो, बढ़ा नहीं रहे हो, कम कर रहे हो। तो इंक्रीज्ड बाई 1/36 टाइम। क्लियर, दोनों इंक्रीज और डिक्रीज दोनों दे रखा है, डिक्रीज होगा। चलो यहाँ पेंडुलम इज मूविंग इन पीरियोडिक मोशन विद पीरियड टी। कोई एक पेंडुलम है, मान लेते हैं ये आपका पेंडुलम है, ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है, टाइम पीरियड इसका टी है, और इसके बीच की ये एल लेंथ है अगर इसकी, तो ये फॉर्मूला भी अभी आपने देखा, दैट इज √L बाई ये ग्रेविटी जो इस पे लग रही होगी, ग्रेविटी ये होगी। क्लियर, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, जो रस्सी आप लटका के रखी है, जो ग्रेविटी लगती है, ये जी नीचे हो गई। और मास पे आप बेसिकली पेंडुलम के मास पे टाइम पीरियड डिपेंडेंट नहीं होता है। इस पे क्वेश्चन अगर कहीं पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास की कोई वैल्यू ही नहीं है अगर आप टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो। क्लियर, टाइम पीरियड की अगर बेटा आप बात कर रहे हो तो मास की कोई वैल्यू नहीं है उसके नजर में। तो पेंडुलम ये है, इफ लेंथ इंक्रीज बाय दिस, तो हम क्या कर रहे हैं, अगली बार लेंथ को बढ़ा के 4L कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो फिर फाइनल TF क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। तो भाई मैं बोल रहा हूँ 2 पाई, ये क्या हो जाएगा 4L हो जाएगा। लेंथ फाइनली बढ़ गई है G, और ये पहला था ये दूसरा है, ये पहला था ये दूसरा है, ये पहला रहा ये दूसरा। अब दोनों को डिवाइड कर लो, तो ये T1 अपॉन T2 क्या आ जाएगा, दैट इज ये अगर बाहर आएगा रूट के तो 2 आ जाएगा, रूट के बाहर इसको निकाल लेते हैं, 4 पाई √L बाई जी यही आएगा। और ये 2 पाई √L बाई जी ऊपर था, ये क्या है 4 पाई √L बाई जी नीचे आएगा, L बाई जी कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल आउट हो गया, 2 1/2 आ गया। तो बेसिकली T1 मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2। इसका क्या मतलब हुआ भाई कि जो हमारा T2 सेकेंड फाइनल आया वो T1/2 है। मतलब पहले से क्या होगा, टाइम पीरियड घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। कहने का मतलब
टाइम पीरियड तो बेसिकली बढ़ रहा है, तुम्हारा टाइम पीरियड बेसिकली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी, मुझे भी ऐसा लग रहा था, क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन देख लिया था, ये गलती है, ठीक है, ये गलती है, सॉरी। T2 will be the equal to 2 times of T1, मतलब T2 जो फाइनल आया वो 2 टाइम ऑफ T1 बढ़ गया, मतलब जो हमारा टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 2 टाइम्स। और ये मैं कैसे गलत हुआ, मुझे कैसे पता लगा पाया, क्योंकि यहाँ टाइम देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, मतलब लेंथ बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, और यहीं से मेरे दिमाग में क्लिक किया है, कहीं ना कहीं गलत मैंने लिखा है। तो T2 मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1, मतलब 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज बाई 2 टाइम्स। क्लियर हुआ, कुछ नहीं करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रख लेंगे, दैट इज अगर एल लेंथ की हमारी स्ट्रिंग है, कोई भी आप रस्सी लटकाते हैं, मान लो ये पेन मैं धागे से बांध के ऐसे ऐसे करूं, तो ये जो धागे और मेरे हाथ के हिंज पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ये मास ऑफ पेन पे कोई वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, उसकी टाइम पीरियड मास पे वेरी डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करती है तो सिर्फ लेंथ पे। क्लियर है, चलिए आगे आगे वाले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन दैट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg ऑन अर्थ, सो दैट वी कैन से दैट, मास किसी ऑब्जेक्ट का आपके पास है वो क्या है, 10 kg दे रखा है आपको, मास ना कि वेट। तो ऑप्शन देखो, इट्स वेट ऑन अर्थ विल बी 10 न्यूटन, गलत है, 10 न्यूटन नहीं होगा, 10 इंटू 9.8 बोलेंगे तो ये 98 न्यूटन होगा, तो पहला ऑप्शन भी गलत। दूसरे की बात करिए भाई, इट्स वेट ऑन अर्थ विल बी 1.767 न्यूटन, नहीं अभी तो निकाला यार 98, ये भी गलत है। इसके बाद इट्स वेट ऑन मून विल बी 10 न्यूटन, तो मून पे भाई ग्रेविटी बाई 6 कर लेंगे, लेकिन क्या अभी भी ये 10 न्यूटन आएगी, नहीं ये 10 न्यूटन नहीं आएगी, ये भी गलत है। इट्स मास ऑन मून विल बी 10 kg, और हमें पता है मास क्या है, यूनिवर्सल है ना, ये कहीं भी जाओगे वो वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो यूनिवर्सल वैल्यू हो, जो आपकी अर्थ पे रहेगी वही मून पे रहेगी, वही आपकी मार्स पे चले जाओ, वही प्लूटो पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम्हारी मास क्या होगी, सेम रहेगी, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन पे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज रिड्यूस्ड टू हाफ इनिशियल वैल्यू द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी, ये आप कर लेंगे क्योंकि इसी पे ये तीसरा क्वेश्चन है ना, और ये कहां पूछा हुआ है, कर्नाटका 2016 में पूछा हुआ है। क्लियर, चलिए द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, चलिए यहाँ पे आते हैं, ये प्लैनेट ए है और इसका रेडियस आर ए है, और ये प्लैनेट बी है जिसका रेडियस आर बी है, तो इससे बोला जाए प्लैनेट ए का रेडियस जो है आर ए, वो क्या है 2 टाइम्स ऑफ आर बी है, जो दे रखा है पहले वो मैं लिख लूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं इधर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा यहाँ सहयोग करिए हमारा। ये आर ए जो है वो क्या है 2 टाइम्स ऑफ आर बी है, क्यों अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए कैलकुलेशन के लिए। चलिए, इसके बाद बोला जा रहा है एवरेज डेंसिटी, मतलब जो डेंसिटी ऑफ ए है वो क्या है, एवरेज डेंसिटी ऑफ मेटेरियल साइज टाइम ऑफ डी, तो ये बोला जा रहा है बी का थ्राइस है, डेंसिटी दे रखा है बेटा। अब आपसे बोला जा रहा है रेशियो ऑफ ग्रेविटी बताइए, तो मैं यहीं से आपसे पूछ रहा हूं, ग्रेविटी अगर किसी भी प्लैनेट के लिए मैं पूछूं अगर, तो आप क्या बोलेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, मास ऑफ दैट प्लैनेट होगा और उसका रेडियस का स्क्वायर। क्लियर, अब यहां पे हमें क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, अगेन वहीं भागेंगे जहां पीछे गए थे, स्टेज 2 का क्वेश्चन है 2015 का, अगेन वहीं भाग के जाएंगे जहां हमें जाना चाहिए, और वो क्या था रिलेशन, दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास, मास अपॉन वॉल्यूम, और हमें उस प्लेनेट का मास चाहिए, वॉल्यूम नहीं चाहिए, ना तो डेंसिटी चाहिए। मैं बोलूंगा मास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेंसिटी, डेंसिटी इनटू का उसका वॉल्यूम। क्लियर है, तो मतलब अगर मैं मास ऑफ ए बोलूंगा तो वो क्या होगा, रो ऑफ ए इंटू वी, यही तो होगा, यही तो होगा, और v क्या होगा, दैट इज 4/3, और v क्या होगा 4/3 पाई इंटू आर ए का होल क्यूब, यही तो होगा। अगर मैं मास ऑफ b की बात करूं तो ये क्या होगा, बोल लोगे बेटा डेंसिटी ऑफ b को लिख दीजिए भैया, और उसका वॉल्यूम लिख दीजिए 4/3 पाई ऑफ आर बी का होल क्यूब, यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा। अब क्या भैया, चलिए आप ग्रेविटी लिखते चलिए, ये ग्रेविटी ऑफ ए क्या होगी, तो ये होगी जी ऑफ मास ऑफ ए अपॉन आर ए का स्क्वायर, और ग्रेविटी ऑफ बी क्या होगी, जी मास ऑफ बी अपॉन आर बी का होल स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ पे लिखते चलिए आगे दोनों के, जी इंटू रो इंटू ए इंटू 4/3 इंटू पाई का आर ए का होल क्यूब
अपॉन, और ये क्या है आर ए का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, दैट इज आ जाएगा आपका वो। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, दोनों को काट के ऊपर क्या बच जाएगा, आर ए बच जाएगा। क्लियर। चलो अब यहाँ नीचे आओ, इसमें भी क्या हो जाएगा, जी रो बी अपॉन 4/3 पाई इंटू आर बी बच जाएगा। क्लियर, मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया है इस रेडियस को। तो आप देखिए यहाँ पे रिलेशन दे रखा है आर ए इज इक्वल टू 2 RB, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आर ए को चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आर ए को डायरेक्ट यहीं चेंज कर दे रहा हूँ आर बी, और वो आर ए कितना है 2 टाइम्स ऑफ आर बी, और यहाँ रो ए क्या है भाई 3 टाइम्स ऑफ रो बी, तो मैं इसको भी चेंज कर दे रहा हूँ, रो ए को भी 3 टाइम्स ऑफ रो बी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 3 टाइम्स ऑफ रो बी। अब दोनों को डिवाइड कर दोगे, जी जी कैंसिल आउट हो गया, रो बी कैंसिल आउट हो गया, 4/3 पाई पाई कैंसिल आउट, आर बी कैंसिल आउट। तो जो जी ए अपॉन जी बी आएगा बेटा वो कितना आएगा, ये 3 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और वो क्या आ जाएगा, दोनों 6 आ जाएगा। तो विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट, 6 डी ऑप्शन इज करेक्ट। हमने कुछ नहीं किया, देखो हमें क्या पता था, ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला पता है, जी मास ऑफ दैट प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का स्क्वायर, वही हमें पता था और वही हम कर भी रहे हैं। फिर दूसरी चीज क्या आ गई, दूसरी बात भाई कि दूसरी चीज है भैया, उसके बाद हमें डेंसिटी दे रखी है लेकिन मास नहीं दे रखा, लेकिन हमको चाहिए उसका मास ही, हर केस में आपको चाहिए मास ही, तो आप मास कन्वर्ट कर लो डेंसिटी से। कैसे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास हमें चाहिए तो वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर लो, और डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या दे देंगे, डी इनटू वी क्या दे देगा, आपका मास दे देगा, और ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे ले जाके यहाँ, बस वहीं से कॉन्सेप्ट आया, वहीं से आप इन दोनों रिलेशन का यूज करके आप दोनों को डिवाइड करेंगे और वैल्यू आपकी फाइनल आ जाएगी। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, दैट इज पंजाब 2016 का क्वेश्चन है, टू बॉडीज आर सस्पेंडेड फ्रॉम डिस्टेंस बाय लेंथ ऑफ दिस, ये आपका है क्या, ये रहा आपका दिस, और ये दोनों आपके सस्पेंडेड है, ये इसका मास है 1 kg और इसका लेंथ है 4 मीटर, और इसका मास है दैट इज आपका 2 kg, और इसका सस्पेंशन कितना है 1 मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड, तो मैं बोलूंगा टाइम पीरियड अगर पहले केस की बात करूं तो ये 2 पाई वही फॉर्मूला, लेंथ इसका 4 मीटर है, मास से हमको कोई वैल्यू लेना देना नहीं है, अपॉन जी, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 4 पाई अपॉन रूट का जी, ठीक है, ये 2 क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 2 है, 4 क्या है, स्क्वायर ऑफ 2। अगर अब इनकी बात करूं मैं T2 की बात करूं तो ये 2 पाई अंडर रूट का 1/g आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन का रूट का g। तो मैं T1/T2 करूंगा, अगर मैं T1/T2 यहाँ करता हूं, यहाँ पे अगर मैं T1/T2 करता हूं तो ध्यान से देखेंगे ये क्या है 4 पाई अपॉन का रूट जी, अपॉन मैं नीचे लिख दे रहा हूं 2 पाई का अपॉन का रूट जी, ठीक है, तो रूट जी कैंसिल आउट, पाई पाई कैंसिल आउट, 2 ये 2 टाइम्स, तो T1/T2 क्या आ जाएगा, बेसिकली 2 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ गया 2, तो योर आंसर विल बी सी। कुछ नहीं है भाई, टाइम पीरियड का आपने पहले भी मैंने बता रखा है, ये सारी चीजें मैंने बताई है, ठीक है। अब जो बच्चे बोलते हैं भैया आप लेवल का नहीं बताते, उस लेवल का मैंने स्टेज 2 तक का बता रखा है आपको, चीजें जो मैं ऊपर अभी कराया हूँ स्टेज 2 तक की चीजें बता रखी है, अगर तुम ध्यान से करोगे तो। मुझे पता है थोड़ा उसमें स्लो था, थोड़ा चीजें मैंने बहुत ही अनएक्सपीरियंस चीजें बताई हैं, बट मैंने पूरी चीजें बताई, ये मेरी गारंटी है। तो तुम्हें भी पूरी चीजें, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, तो प्रैक्टिस जरूर कर लें, नहीं तो आप फंसेंगे, हमारी कुछ नहीं जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। एंड हाइपोथेटिकल प्लैनेट एज डेंसिटी, कोई एक प्लैनेट मान रहे हैं, इसकी डेंसिटी रो है, और ये 2013 एनटीएससी का क्वेश्चन है, स्टेज 2 का क्वेश्चन है, बेसिकली यहाँ लिख लो स्टेज 2 का क्वेश्चन है। अगर लग जाएगा तुमसे वीडियो पॉज कर लो, अभी क्वेश्चन लगाओ, लग गया तो अच्छी बात, ना लगे तब मेरा सॉल्यूशन देख लेना। और इसका रेडियस क्या है, आर है, सरफेस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि सरफेस पे ग्रेविटी क्या है, जी है। इफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट वर डबल, मतलब अब क्या कर दे रहे हैं आप, ये रेडियस बढ़ा दे रहे हैं, एंड बट द प्लैनेट डेंसिटी स्टेट सेम, और रो सेम आप रख रहे हैं इस प्लैनेट का, तो ग्रेविटी क्या होगी, सरफेस पे बदल जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी डिपेंड ऑन द रेडियस, तो वो डिपेंड करती है और वो चेंज होगी। तो पहले केस की मैं बात करूं अगर, तो ये कुछ मान लेते हैं, जी अगर पहले केस में था तो वो क्या होगा, पहले केस में जी क्या होगा, कैपिटल जी इनटू, और ये क्या है रो है, तो रो इनटू उसका वॉल्यूम 4/3 पाई इनटू आर का क्यूब अपॉन क्या होगा, आर का स्क्वायर, और ये कट जाएगा स्क्वायर स्क्वायर, तो जी क्या बचेगा, इनिशियल बचेगा जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर, यही बचेगा, सिंपल सा। और दूसरी बार क्या कर रहे हैं, रेडियस बढ़ा दे रहे हैं, तो जी डैश जो दूसरी बार है वो क्या आएगा, वो आएगा जी इंटू
रो नहीं चेंज किया आपने, बस रेडियस चेंज किया है, इंटू 4/3 पाई इंटू रेडियस आपने चेंज कर दिया है, 2r का होल क्यूब कर देंगे आप, अपॉन 2r का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, और g डैश जो आएगा वो क्या आएगा, g इंटू रो, ये रो रहा इंटू 4/3 पाई इंटू और 2r। तो यहां से देखेंगे अगर मैं अगर 2 को, इस 2 को थोड़ा सा बाद में लिखने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो ये स्टार्टिंग का g है, तो ये बाद में आया क्या बेसिकली 2g, यही g की वैल्यू तो है ये, तो मैं बोल रहा हूं g डैश इज इक्वल टू, g डैश जो आएगा हमारा फाइनल वो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ g आएगा, मतलब रेडियस बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपकी ग्रेविटी भी बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका डेंसिटी नहीं बदल रही है, जबकि आप अभी यहीं पे मुझसे बोलोगे कि भैया यहाँ रिलेशन तो होता है दोनों के बीच का आर स्क्वायर का, लेकिन बेटा आपकी डेंसिटी नहीं बदल रही है, इसलिए आपकी ग्रेविटी भी बढ़ रही है। अगर डेंसिटी बदल जाती तो क्या होता, रेडियस क्या करते आप, घट जाती, सॉरी ग्रेविटी घट जाती, बट आफ्टर ऑल देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी, ड्यू टू दैट देयर विल बी इंक्रीमेंट इन द ग्रेविटी। क्लियर है? तो ये स्टेज 2 का थोड़ा सा फंसाने का क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा तुक्का लगा के करोगे कि नहीं ग्रेविटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, 1/4 टाइम करोगे या फिर 4 टाइम हो जाएगी, तो वहां फंस जाओगे। तो प्रॉपर पूरा कॉन्सेप्ट लगाओ, 2 मिनट का क्वेश्चन था, 1 मिनट का भी क्वेश्चन है, अगर मुझे लगाना हो तो मैं एक बार में डायरेक्ट लगाऊंगा। देखो कैसे, मैं सिर्फ जी यहां निकाल लूंगा, जी का रिलेशन ये आया, मैं बोलूंगा ये फर्दर सेम डेंसिटी के लिए इसी पे वेरी कर रहा है, इसी पे रिलेट कर रहा है, और आर को मैं 2r कर दे रहा हूं, मतलब यहां से सिंपल सा 2r हो जाएगा, तो ओवरऑल पूरे क्वांटिटी में r ही 2r हो रही है, तो ग्रेविटी भी हमारी टोटल कितनी टाइम बढ़ जाएगी, 2 टाइम, खत्म। मैं डायरेक्ट देखो लगाता हूं। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन ये है, दैट इज, ये क्या है, अब आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये क्या है आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी जो भी पीडीएफ होगी मैं वो पीडीएफ डाल दूंगा, कहां पे बेटा, रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो मेक श्योर हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पे आपको डीपीपीज मिलती है, ये पीडीएफ मिलेगी, मैं विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन भी चीजें डाल दूंगा वहां पीडीएफ, जैसी रिक्वायरमेंट होगी आपकी। तो मेक श्योर आप चीजों को प्रैक्टिस करें, और जाते जाते अपना स्कोर जरूर बताते हुए जाना यार, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि तुमने देखा है वीडियो सीरियसली और तुमने कमेंट किया है, दिल से अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मेक श्योर स्कोर करो। और जो बच्चे अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए यार, आप प्लीज, आपको आप ही के लिए बोला जा रहा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। कहां से ज्वाइन करना है, रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड कर लेना, यहां से ज्वाइन कर लोगे, ये 399 का आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कोड यूज कर लेते हो रिवीजन कोड, ठीक है, रिवीजन, तो वो आपका मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, क्योंकि आप अगर लास्ट तक रुकते हो तो कुछ फायदा हो जाएगा। क्लियर? 2 फ्री टेस्ट है आपके, आप उन दोनों फ्री टेस्ट को अटेम्प्ट करें। और जाते जाते बस आपको इतना ही मोटिवेट करना चाहूंगा यार, जाते जाते कि देखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं बनेंगे, और किसी दूसरे के भरोसे मत बैठो, खुद काम करना स्टार्ट करो, किसी दूसरे के सहारे नहीं रहो, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए नहीं सोचेगा, वो हमेशा अपने बारे में सोचेगा। तुम अपने बारे में सोचो, ना कि किसी दूसरे के बारे में, ठीक है। बी सेल्फिश, स्टूडेंट लाइफ है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो जरूरी होती है स्टूडेंट लाइफ में, वो कि आपका सेल्फिश होना, आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा। इन नॉट दैट टर्म कि आप कुछ भी चीजें हो रही है आप वहां सेल्फिश नहीं, सिर्फ स्टडी के लिए आप सेल्फिश बनो, और स्टडी के लिए जहां भी बात आए अपनी सेल्फनेस दिखाओ, ठीक है। आप सेल्फ अपनी सॉरी आप क्या बोलो, सेल्फिश बनो। और जाते जाते बस इतना बोलूंगा यार, कभी गिव अप मत करना, क्योंकि आपसे स्ट्रांग कोई दूसरा नहीं है। इस बात को आप जितनी जल्दी मान लेंगे आपके लिए फायदा होगा। आपसे स्ट्रांग कोई दूसरा नहीं, आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, खुद के ऊपर मोटिवेशन रखो, और इसी मोटिवेशन के साथ कल मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक अपना पढ़ाई करते रहो, जो भी चीजें ना समझ में आए कमेंट करते रहिए और प्यार दिखाते रहिए। जाते जाते जय हिंद एवरीवन।